hello everyone. Without any interruption, we will continue our Zoom lesson. तो हमने 14 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था. अब हम 15वें क्वेश्चन की बात करेंगे. तो 15वां क्वेश्चन ये कहता है कि percentage reduction of area in performing the tensile test of cast iron may be of the order of 0 order का होगा. Next, the intensity of stress which cause the unit strain is called the modulus of elasticity. The true stress strain curve for material is plotted between the load upon intensity of cross sectional area. तो ये इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेगा अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लॉग. नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ टेंसाइल टेस्ट ऑन अ स्पेसिमेन ऑफ 1 centimeter क्रॉस सेक्शन, the maximum load observed was 8 tons and the area of cross section at a neck was 0.5 centimeter. Ultimate tensile strength of the specimen is 8 ton per centimeter square. Next, for a steel, the ultimate strength in shear as compared to in tension is nearly half. ठीक. Next, which of the following has no unit? तो strain की कोई unit नहीं होती. Next, which is the false statement about the stress strain method? तो stress strain method में stress strain method exist ही नहीं करता. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एग्जिस्ट करता है. ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एग्जिस्ट करता है, कोई मेथड नहीं है. ठीक. नेक्स्ट, इन टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील स्पेसिमेन द ब्रेकिंग स्ट्रेस एज कंपेयर टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज लेस. क्यों? कि जो माइल्ड स्टील का वो स्पेसिमेन की जो टेस्टिंग कर रहा है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस एज कंपेयर टू द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, तो उससे कम होगा. नेक्स्ट, if a part is contained to move and heated, it will develop the compressive stress. क्यों? कि देखो, if a part is constrained, मतलब सपोज करो ये कोई बार है और इसको मैंने दोनों तरफ से क्या कर दिया, कंस्ट्रेन कर दिया, फिक्स कर दिया. अब ये इधर मूव नहीं कर सकता और ना ही उधर मूव कर सकता. फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया. इसको मैंने क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया. तो जब मैं इसको हीट कर रहा हूँगा तो अब इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बाहर की ओर जाने का ट्राई करेंगे. अब जब बाहर की ओर जाने का ट्राई करेंगे तो इसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएंगे इसको बाहर जाने से रोकने के लिए. तो अगर आप इसको हीट अप करते हो तो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस. नेक्स्ट, Which of the following material is most elastic? मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि इलास्टिक मटेरियल की जो डेफिनेशन है ना गुरु, वो कुछ इसी तरह है कि आपने अगर फोर्स लगाया सपोज करो, और फोर्स लगाने के बाद बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में कितना जल्दी वापस आएगी, जितना जल्दी वापस आएगी उसकी इलास्टिक मटेरियल की वैल्यू, इलास्टिसिटी की वैल्यू उतनी ही अच्छी होगी. तो उसमें स्टील अपना सबसे अच्छा माना जाता है. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इज द ऑर्डर ऑफ. माइल्ड स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, 2.1 into 10 to the power 6. 2.1 into 10 into the power 6 kg per centimeter square. So the value of modulus of elasticity of mild steel
इज इन द ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर का होगा, तो वो होगा 2.1 into 10⁶ kg per centimeter square के ऑर्डर का। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो ऑफ स्टील इज बिटवीन, तो पॉइजन रेशियो ऑफ स्टील का जो होगा, पॉइजन रेशियो स्टील का वो होगा 0.25 से 0.33 ऑर्डर का, 0.25 से 0.33 ऑर्डर का। ठीक, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो ऑफ स्टील इज बिटवीन 0.25 से 0.33 ऑर्डर का होगा। नेक्स्ट, द बकलिंग लोड फॉर अ गिवन मटेरियल डिपेंड ऑन, द बकलिंग लोड इज स्लेंडरनेस रेशियो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बकलिंग लोड किस पर डिपेंड करेगा, द बकलिंग लोड ऑफ द गिवन मटेरियल डिपेंड अपॉन द स्लेंडरनेस रेशियो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब बकलिंग लोड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा। देखो बकलिंग लोड क्या होता है और कैसे यूज होता है, मैं थोड़ा सा आपको उसको ब्रीफ इंट्रोड्यूस करता हूँ। अच्छे से अगर आप समझ गए ना तो फिर काम बन गया। जस्ट वेट अ मिनट, तब तक आप ये क्वेश्चन नोट करिए, मैं डायरी लेकर अपनी आता हूँ। देखो थ्योरी ऑफ कॉलम की जब मैं बात करूंगा, जब भी मैं थ्योरी ऑफ कॉलम्स की बात करूंगा तो वहां पे एक मैं क्रिटिकल बकलिंग लोड की बात करूंगा, जिसको मैं PCR से रिप्रेजेंट करूंगा। तो PCR की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, पाई स्क्वायर E I मिनिमम डिवाइडेड बाय LE का स्क्वायर। तो थ्योरी ऑफ कॉलम में मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन अगर मैं निकालूंगा इक्विवेलेंट लेंथ, तो यहाँ पे जो चीजें डिपेंड कर रही है ना वो किस पर डिपेंड कर रही हैं, E पर डिपेंड कर रही हैं, I पर डिपेंड कर रही हैं और LE पर डिपेंड कर रही हैं। E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्लेंडरनेस रेशियो पर डिपेंड कर रही है। द बकलिंग लोड ऑफ द गिवन मटेरियल डिपेंड अपॉन इस पर। नेक्स्ट, तो देखो बकलिंग लोड का काम क्या है, सिंपल समझो। बकलिंग लोड में LE की वैल्यू ही है जो डिफरेंट सिनेरियो के लिए अलग अलग होगी, जो डिफरेंट सिनेरियो के लिए अलग अलग होगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं तो अगर मैं एग्जांपल के लिए बताना चाहूं तो देखो, अगर ये सपोज करो ये तुम्हारा कॉलम है और ये यहां से भी हिंज है और यहां से भी हिंज है, तो फिर LE की वैल्यू L के बराबर होगी। ठीक, बोथ एंड हिंज, वन एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज। अब अगर तुमने एक एंड फिक्स कर दिया और दूसरे एंड को हिंज कर दिया, उस कंडीशन में LE की वैल्यू क्या होगी, L/√2। अगर तुमने बोथ एंड फिक्स कर दिया तो क्या होगा, तब जो है वो LE की वैल्यू L/2 होगी। अब अगर मैंने वन एंड फिक्स एंड अनदर एंड फ्री कर दिया, इसको तो मैंने फिक्स कर दिया पर ये वाला मैंने फ्री कर दिया, उस कंडीशन में जो LE की वैल्यू होगी वो होगी 2L। तो
बेसिकली 4 ही क्राइटेरिया होंगे, या तो बोथ एंड फिक्स, या तो बोथ एंड हिंज, वन एंड फिक्स, वन एंड हिंज, वन एंड फिक्स, वन एंड फ्री। ठीक, तो उसमें एलई की वैल्यू क्या क्या होगी आपको बस इतना याद रखना है। अगर आपने उतना याद रखा ना, देन इट्स इनफ। ठीक, नेक्स्ट, the total elongation produced in a bar of the uniform section hanging vertically downward due to its own weight is equal to the produced by the weight, the half the weight of bar applied at the lower end. Next, the property of material by virtue of which a body returns to its original shape after remove the load is elasticity. सबको पता है कि अगर ये कोई बॉडी है, इस पर अगर मैंने लोड लगाया है ना, और लोड लगाते ही जब मैंने लोड हटाया, तो अगर उसके शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं हुआ, वो अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ गई, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि उसकी इलास्टिसिटी क्या है, मैक्सिमम है। अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं आती तो उसकी इलास्टिसिटी क्या है, मिनिमम है। नेक्स्ट, द मटेरियल विच एग्जिस्ट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड ऑफ द आइसोट्रोपिक। क्यों? मान लो ये कोई मटेरियल है, इस पर जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो सभी डायरेक्शन में क्या है गुरु, सेम है। E इज अ सेम फॉर ऑल डायरेक्शन। अगर ऑल डायरेक्शन में E की वैल्यू सेम है तो वो क्या कहलाएगा, आइसोट्रोपिक मटेरियल। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो ऑफ द कास्ट आयरन, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो ऑफ द कास्ट आयरन, ये याद करना पड़ेगा, हमेशा याद रखो, 0.23 से 0.27। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो ऑफ द कास्ट आयरन शुड बी द 0.23 से 0.27। तो यही होगी इसकी वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज 0.27 से 0.23 के बीच में होगी। ठीक, नेक्स्ट, next, the property of material which allow it to be drawn into the smaller section is called। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, मैलिएबिलिटी एंड ड्रॉएबिलिटी। ये सब प्रॉपर्टी होती क्यों है ये समझो। ये सब प्रॉपर्टी होने के पीछे रीजन है कि कोई भी मटेरियल पे जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो फाइनली उसका शेप एंड साइज कैसा होगा, वही सब डिफाइन करने के लिए हम लोग ये सब प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो अब उसमें बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, the property of material which allow it to draw into the smaller section is called। स्मॉलर सेक्शन में कट करने के लिए डक्टिलिटी ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, नेक्स्ट, पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। अब मैं बार बार बता चुका हूं कि पॉइजन रेशियो जो होता है वो लेटरल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, lateral stress upon longitudinal strain। Next, for which material the Poisson ratio is more than unity। अब किस मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो यूनिटी से ज्यादा होगा, तो भैया पॉइजन रेशियो हमेशा 1 से कम होगा। किसी भी मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक,
तो पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होगी वो हमेशा यूनिटी से कम होगी, है ना। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब देखो जो पॉइजन रेशियो है ना गुरु, इलास्टिक कांस्टेंट, तो ऑल मटेरियल के लिए जो वैल्यू होगी वो 0 इज लेस देन म्यू इज लेस देन 0.5 ये होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होती। जैसे अगर मैं म्यू की बात करूं, म्यू की बात अगर मैं करूं 0 के बराबर, तो वो कॉर्क के लिए होती है पॉइजन रेशियो की वैल्यू। फिर म्यू की वैल्यू अगर आपकी 0.3 है, वो होती है स्टील के लिए। म्यू की वैल्यू अगर 0.5 है, वो होती है रबर के लिए। तो डिफरेंट मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो आइसोट्रोपिक क्या होंगे? द वैल्यू ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट सेम फॉर द ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड ऑफ द आइसोट्रोपिक। होमोजेनियस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑल इलास्टिक वैल्यू विल बी द सेम। आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस ऑल पॉइंट एंड डायरेक्शन में वैल्यू अगर सेम है तो आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अभी मैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ लोड की बात बताता हूं आपको। The property of material by virtue of which it can be beaten or rolled into the plate is called of, ये बच्चे को पता है, इसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं। मैलिएबिलिटी में क्या होगा कि आप कुछ चीजों को शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे रोल कर करके, तो वो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट, the change in the unit volume of a material under the tension with increase in the Poisson ratio will be increase। तो Poisson ratio जब आप बढ़ाओगे क्या होगा? Poisson ratio एक इलास्टिक कांस्टेंट है गुरु। देखो Poisson ratio जो होगा वो होगा lateral stress अपॉन lateral stress अपॉन longitudinal strain। lateral stress अपॉन longitudinal strain, ठीक है ना। वो ये कहना चाहता है कि the change in unit volume of material, the change in unit volume of material under the tension with increase in its Poisson ratio will, with increase in its Poisson ratio will increases। Next, the percentage reduction in area of cast iron specimen during the tensile test would be of the order of, the percentage reduction in area of a cast iron specimen during the tensile test would be in the order of, ये याद करो, नेग्लिजिबल, किसी भी मतलब नेग्लिजिबल ऑर्डर का होता है स्पेसिमेन। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा टाइप्स ऑफ लोड पढ़ा देता हूँ। टाइप्स ऑफ लोड, LO AD, टाइप्स ऑफ लोड। तो लोड कितने टाइप के होंगे, उनको कैसे यूज करना है, ये सब देखना है अब अपने को। पहला जो लोड है वो है ग्रेजुअली लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होगा गुरु, उसमें समझो कि ग्रेजुअली लोड बहुत धीरे अप्लाइड हो रहा है, ग्रेजुअली टाइम के साथ बहुत धीरे अगर लोड अप्लाइड होगा। सपोज करो ये कोई बार है,
इस पर मैंने कोई लोड धीरे धीरे अप्लाइड किया तो क्या होगा, वो होगा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ठीक। सेकंड में अगर मैं बात करूं तो वो होगा इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड, तो इम्पैक्ट लोड में क्या होगा कि ये मान लो कोई बॉडी है, इसके ऊपर मैं धड़ाम से कोई चीज पटक दूंगा, पट से, है ना, डायरेक्ट मैक्सिमम लोड मैं अप्लाइड करूंगा किसी हाइट से, तो उस कंडीशन में ये जो लोड होगा वो क्या होगा, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड नहीं होगा, ये इम्पैक्ट लोड होगा। थर्ड जो, हाँ, इम्पैक्ट लोड का जो फॉर्मूला है वो देख लो कि डेल्टा इम्पैक्ट इज इक्वल टू डेल्टा एस टी इंटू 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2h अपॉन डेल्टा टी एच, ठीक। वेयर डेल्टा आई जो है वो इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन है और डेल्टा एस टी जो है वो स्टैटिक डिफ्लेक्शन है, ठीक। अब एक चीज और याद रखो, इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, ठीक। इसको अगर आप नोट कर लिए तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक, ये हो गया। तीसरा जो है वो है सडन लोड। इम्पैक्ट लोड के बाद सडन लोड। तो सडन लोड की जब मैं बात करूंगा तो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू 2 होगी। ये जस्ट लाइक अ इम्पैक्ट बट हाइट ऑफ इम्पैक्ट इज 0। यहाँ पे मैं h की वैल्यू क्या कर दूंगा, हाइट ऑफ इम्पैक्ट 0 कर दूंगा, तो उस टाइम जो लोड लगेगा उसको क्या बोलेंगे, सडन लोड। तो सडन लोड जो होगा वो स्टैटिक लोड का 2 गुना होगा, ये भी याद रखना। तो सडन लोड इज 2 टाइम ऑफ स्टैटिक लोड, ठीक। नेक्स्ट, if a material expand freely due to heating it will develop no stress। क्योंकि जब आपने किसी भी मटेरियल को हीट अप किया है फ्रीली, देखो सपोज करो ये कोई मटेरियल है, ठीक। अब आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया, आपने इसको क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया। जब आप इसको हीट करोगे ना, अब ये यहां ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। इफ अ मटेरियल एक्सपांड फ्रीली ड्यू टू हीटिंग इट विल डेवलप, तो ये क्या डेवलप करेगा, ये स्ट्रेस तो डेवलप करेगा नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हाँ, ये स्ट्रेन डेवलप कर सकता है क्योंकि इसकी लेंथ कहीं ना कहीं अभी डेल्टा से बढ़ गई है, तो स्ट्रेन में भी डेवलप कर लेगा लेकिन स्ट्रेस डेवलप नहीं करेगा। नेक्स्ट, इन अ टेंसाइल टेस्ट नियर द इलास्टिक लिमिट जोन द टेंसाइल स्ट्रेन इंक्रीज मोर क्विकली।
ठीक है ना। टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल टेस्ट में इलास्टिक लिमिट के पास, क्योंकि टेंसाइल टेस्ट जब करते हैं तो ये कुछ ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा करके जाता है। तो यहाँ पे टेंसाइल टेस्ट में इलास्टिक जोन के पास, मान लो ये कोई इलास्टिक जोन है, तो इलास्टिक जोन के पास